हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के बायोलॉजी का पहला चैप्टर जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को सुपर फास्ट तरीके से ख़त्म करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम आप लोगों को इसका माइंड मैप बताएंगे, जिसके अंतर्गत मुख्य मुख्य सभी पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे और उस पॉइंट से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को क्लियर कराने वाले हैं। और ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके PYQ होंगे। PYQ कहने का अर्थ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, जो 2011 से लेकर 2022 तक में पूछे गए होंगे। तो चलिए बिना समय को गवाए इस चैप्टर को शुरू करते हैं और इसे अच्छे तरीके से समझते हैं। तो जो जीवों में जनन है, इसे फर्स्ट पॉइंट में हम लोग विशेषता के बारे में चर्चा करते हैं। तो जीवों में जनन होने के क्या विशेषताएं हो सकती है? तो इसकी पहली विशेषता है कि सजीव का लक्षण, और दूसरी विशेषता है संतान की उत्पत्ति। कहने का अर्थ है कि जब तक जीवों में जनन नहीं होगा तब तक संतान की उत्पत्ति नहीं होगा। तो जीवों में जनन होने से संतान की उत्पत्ति होती है, उससे सजीव का लक्षण परिलक्षित होता है, और तीसरा सतत वंशानुगति के लिए आवश्यक होता है। इसके कहने का अर्थ है कि इससे वंश आगे बढ़ते हैं। जब जीवों में जनन होते हैं तो उसके पीढ़ी आगे बढ़ते हैं, उसके वंश में जो है ना गति होती है। तो इसी को कहा गया है कि उसके सतत मतलब निरंतर, तो निरंतर उसके पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जाती है, उसके वंशों में गति होती है। तो उसके लिए जीवों में जनन होना आवश्यक है। ये हो जाएंगे इनके तीन मुख्य विशेषताएं। ये हो गया, इसका एक पॉइंट बन गया। उसके बाद जीवों में जनन, तो जनन होता क्या है पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो जनन क्या होता है? जनन एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें कोई जीव अपने जैसे संतति का उत्पन्न करता है या संतति को उत्पन्न करता है, उसी को हम लोग जनन कहते हैं। और जनन को मुख्य दो भागों में बांटा जाता है, एक लैंगिक जनन आता है और एक दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, एक अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन जनन की वैसी प्रक्रिया होता है जिसमें युग्मक की कोई सहभागिता नहीं होती है, अर्थात इसमें निषेचन नहीं होता है। इसमें कोई एक ही जीव जो है अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है, उसी को अलैंगिक जनन कहते हैं। ये मुख्यतः एक कोशिकीय जीवों में होता है। एक कोशिकीय जीवों में ये घटनाएं देखने को मिलती है। ये जो है ना एक कोशिकीय जीवों में बहुत जो घटना है अलैंगिक जनन की होती है, जैसे अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया, उसमें अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। उसके बाद है लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन जनन की वैसी प्रक्रिया होती है जिसमें नर एवं मादा युग्मक आपस में सहभागिता करके एक नए संतति या संतान की उत्पत्ति करता है, तो उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। तो इस जनन में जो है युग्मक की सहभागिता जरूरी होती है, इसमें निषेचन होता है जिसके अंतर्गत पादप एवं जंतुएं आते हैं। और उसके बाद देखिए हम लोग अलैंगिक जनन को दो भागों में बांट सकते हैं, एक होता है मुकुलन और दूसरा होता है विखंडन। तो मुकुलन क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो मुकुलन जो है वह अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। यह तो अपना बोल सकते हैं इतना कि मुकुलन जो है वह अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार है, जिसमें कोई जीव जो है अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है, लेकिन वह मुकुल के द्वारा एक नए जीवों की उत्पत्ति होती है। मुकुल मतलब प्रवर्ध। जैसे हाइड्रा का हम लोग यहाँ पर उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए ये हाइड्रा है, तो इसी के शरीर से इसमें बिना किसी अन्य जो है ना एक ही जीव है, बिना दूसरे जीव के संयोग से ही इसमें एक दूसरा जीव इसमें उत्पन्न हो जाता है, जिसे यहाँ से काट कर अलग कर लेता है। तो ये नया जीव बन जाता है, नया संतति बन जाता है, जो एक नए हाइड्रा या ईस्ट के रूप में ग्रो करता है। तो वो मुकुलन के अंतर्गत होते हैं, जो मुकुल जो है एक संतति का रूप ले लेता है। उसका होता है विखंडन। तो विखंडन मतलब क्या होता है? खंडन, जिसमें कोई जीव अपने से खंडित होकर, जैसे अमीबा हो गया, वे दो भागों में टूटकर, मतलब खंडित मतलब टूटकर दो नए जीवों की उत्पत्ति करता है, तो उसको विखंडन कहते हैं। उसके बाद मुकुलन के भी दो प्रकार होते हैं। बाह्य मुकुलन होता है, एक आंतरिक मुकुलन होता है। जो बाहर मतलब बाहरी रूप से होता है उसी को बाह्य मुकुलन कहते हैं। जैसे हाइड्रा में हो गया, बताया अभी तुरंत। उसके बाद ईस्ट हो गया। उसके बाद आंतरिक मुकुलन, जैसे मुकुलन जेमुअल द्वारा स्पॉन्जिल। तो ये आंतरिक मुकुलन जो है ना वो स्पॉन्जिल में होता है। ये आपको उदाहरण ध्यान में रखना है, ये अंदर की क्रिया होती है। आंतरिक मतलब क्या होता है? अंदर होता है जो मुकुलन। और उसके बाद विखंडन की बात करते हैं, तो विखंडन भी दो प्रकार के होते हैं, एक द्विविखंडन, एक बहुविखंडन। तो द्विविखंडन मतलब क्या? विखंडन की वैसी क्रिया या अलैंगिक जनन की वैसी क्रिया जिसमें कोई जीव दो भागों में टूट जाता है, तो उसे द्विविखंडन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक भागों में टूटता है
तो उसे हम बहुविखंडन कहते हैं। तो द्विविखंडन की क्रिया किस में होती है? तो पारामेशियम में द्विविखंडन की क्रिया होती है और बहुविखंडन की क्रिया प्लाज्मोडियम में होती है। ये दोनों आपको उदाहरण ध्यान में रखना है, क्योंकि ये उदाहरण बहुत बार पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए, और लैंगिक जनन के बारे में बात करते हैं। तो लैंगिक जनन स्तनधारी जीवों में होता है। तो इसमें होगा जनन चक्र। जनन चक्र दो भागों में बटेगा, एक होगा मध चक्र और एक होगा ऋतुस्राव चक्र। तो इन दोनों के बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, जो मध चक्र होते हैं यह रक्तस्राव इसमें नहीं होता है, और यह जनन काल में एस्ट्रोजन हार्मोन का उच्च स्तर इसमें होता है। उसके बाद तीसरा हो गया नर से संभोग हेतु सक्रिय मादा, नन प्राइमेट्स मादा। कहेगा नन प्राइमेट्स मादा किस में होता है? तो वह मध चक्र में होता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, ये सभी हो जाएंगे इसके उदाहरण। उसके बाद आपको मुख्य रूप से ऋतुस्राव आ गया। तो ऋतुस्राव है यह रक्तस्राव का होना चक्र की अंतिम अवस्था में है। उसके बाद दूसरा पॉइंट होता है कोई खास जनन काल नहीं, अर्थात 28 या 29वें दिन जो है इसका चक्र जो है ना औरतों में परिलक्षित होता है। उसके बाद तीसरा हो गया प्राइमेट मादा, जैसे औरत, एप्स, बंदर, ये सभी में ऋतुस्राव की चक्र की क्रिया होती है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये जो है ना आपका माइंड मैप यहाँ से क्लियर हो गया पूरा। उसके बाद हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी, सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव दोनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ से अलैंगिक जनन शुरू होता है। तो अलैंगिक जनन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमें सिर्फ देखना है, और इसमें जितने भी पॉइंट क्वेश्चन कराने वाले हैं ये सभी क्वेश्चन आपके पेपर में इससे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए ध्यानपूर्वक आपको देखना है। और अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का कॉन्टेंट यहाँ पर आपको हम लाते रहते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट को चर्चा करना है जीवन अवधि। तो जीव के जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक का जो काल होता है वह जीवन अवधि कहलाता है। यहाँ पर बहुत सारे जीवों का जीवन अवधि दिया गया है जो अक्सर पूछा जाता है आपके पेपर में। तो इसमें पहला है तितली। तो तितली का जो जीवन अवधि है वह 1 से 2 सप्ताह होता है, और बाकी बात जितना है सभी का वर्ष में आप गिनती कीजिएगा। जैसे हाथी जो है वह 60 से लेकर 90 साल तक यह जिंदा रहता है, इसका जीवन अवधि होता है। उसके बाद तोता का 140 साल होता है, कौवा का 15 साल होता है, और कछुआ का 100 से 150 साल इसका जीवन अवधि होता है। उसके बाद बरगद जो वृक्ष होता है इसका सबसे अधिक होता है, ये 200 वर्ष तक जो है ना जीवित रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 200 वर्ष बरगद वृक्ष का जीवन अवधि। उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बाद जनन आता है, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जनन जो है वह एक प्रक्रिया होता है या एक जीव में विज्ञानीय प्रक्रम है, जिसमें एक जीव अपने जैसा संतति को जन्म देता है। आप जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से इसका परिभाषा लिख सकते हैं। उसके बाद अलैंगिक जनन के बारे में भी बता चुके हैं कि इस विधि में सिर्फ एक ही जीव जो है अपने से संतति को उत्पन्न करता है, तो वो हो जाएंगे अलैंगिक जनन। उसके बाद चलिए अब इस पॉइंट से रिलेटेड, अलैंगिक जनन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको चर्चा करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो द्विखंडन क्या है? तो ये एक अलैंगिक जनन की ही क्रिया है, जिसमें कोई जीव 2 खंडों में टूट जाता है। तो इसमें अमीबा और पैरामीशियम दोनों में द्विखंडन की क्रिया होती है, हम लोगों ने देखे थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। अमीबा और पैरामीशियम इसका दोनों राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद है दूसरा प्रश्न कि कायिक प्रवर्धन में क्या संभव है? तो कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? तो अलैंगिक जनन में होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि जब संतति जनक एकल द्वारा होता है, मतलब एक ही जीवों द्वारा होती है, तब यह क्या कहा जाता है? तो यह अलैंगिक जनन कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलैंगिक जनन। उसका चौथा है कि मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो मानव युग्मकों में जो है गुणसूत्र की संख्या 23 होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मानव युग्मकों में, यहाँ युग्मक एक शब्द आ गया तो युग्मक में 23 होता है। अगर पूछा जाएगा कि अर्धसूत्राणु में गुणसूत्र की संख्या कितना होते तब आपको 46 देना है, लेकिन यहाँ पर युग्मक पूछा गया है तो आपको कितना देना है? 23। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद पांचवा प्रश्न है कि अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो अदरक में जो कायिक प्रवर्धन है वह राइजोम के द्वारा होता है। उसके बाद निम्नलिखित किसमें पादप काय अगुणित होता है? तो शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटस, इनमें सभी में होता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद पादपों में एम्फीबियन या उभयस्थानी किससे संबंधित है? तो वह ब्रायोफाइटा से संबंधित है, इसका आंसर बी हो जाएंगे। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी
नहीं है। तो उभयलिंगी वे जंतु होते हैं जिसमें नर एवं मादा जनन जो है ना एक ही जीवों में पाया जाता है। तो केचुआ में भी पाया जाता है, जोंक में भी और फीताकृ में, ये तीनों में जो है ना उभयलिंगी होते हैं। लेकिन जो घरेलू मक्खियाँ हैं ये उभयलिंगी नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये सभी प्रश्न देखिए 19 में, 20 में और 17 और 15 में पूछा गया प्रश्न है। फिर मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन इष्ट में होता है, ये सब में तो होता ही नहीं, इसमें द्विखंडन द्वारा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। फिर है अंड प्रजक है, तो अंड प्रजक मतलब अंडा कौन देने वाले जीव हैं? तो मुर्गी भी अंडा ही देता है, सांप भी, मगरमच्छ भी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएंगे। फिर है निम्न में से कौन से सॉरी यहाँ पर दो कौन आ गया, तो निम्न में से कौन एकलिंगी है? तो एकलिंगी जीव कौन सा हो जाएंगे? तो एकलिंगी जीव आपका पपीता हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद है पेनिसिलियम उत्पादित करता है, तो पेनिसिलियम जो है मीटोस्पोर और जोस्पोर दोनों उत्पन्न करता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएंगे, ए और बी दोनों। उसके बाद एक देखिए पुराना प्रश्न है 2013 में पूछा गया था कथन वाला, जो कि आप नहीं पूछा जाता है इस तरह के प्रश्न। लेकिन ये प्रश्न आगे जो है ना आप बड़े एग्जाम दीजिएगा तो उसमें इस तरह के प्रश्न रहते हैं। जैसे कथन 1 में है कि साइकस एक लिंगाश्रयी पौधा है, और दूसरा कथन है कि इसमें नर एवं मादा स्त्री संरचना अलग अलग पौधों में या भिन्न भिन्न पौधों में पाए जाते हैं। तो जो पहला कथन है ये भी सही कथन है और दूसरा कथन ये भी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कि दोनों कथन सही है, और जो दूसरा कथन है वो पहला कथन की व्याख्या करता है, मतलब ये लिंगाश्रयी का परिभाषा दे रहा है। तो दूसरे कथन द्वारा आप कथन एक की सही व्याख्या हो रहा है, तो इस कारण से इसका राइट आंसर ए हो जाएंगे। उसके बाद चलिए अब हम लोग 13 प्रश्न ही थे जो इस पॉइंट से पूछे गए थे। अब हम लोग इस पॉइंट से पूछे गए सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ पर 4 प्रश्न पूछे गए हैं, ये चारों का सॉल्यूशन हम आपको देने वाले हैं। पहला प्रश्न है कि जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दूसरा प्रश्न है अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं, 100 उदाहरण लिखिए। ये 2015 में और 14 में पूछा गया प्रश्न है। फिर कलोन या एक पुंजक की परिभाषा बताइए। एक पुंजक के एक लाभ एवं हानि के रूप के बारे में भी लिखिए, 2012 में पूछा गया है। फिर द्विखंडन तथा बहुखंडन को उदाहरण के साथ समझाए। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को आप देखते हैं। तो जो पहला प्रश्न था कि जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणियां लिखे, तो उसका आंसर है कि अलैंगिक जनन में संतति की उत्पत्ति युग्मक निर्माण द्वारा या बिना युग्मक के निर्माण द्वारा भी होता है। अतः यह प्रायः यूनिपेरेंटल होता है, यह यूनिपेरेंटल होता है। ये पूछा जाता है कि यह कैसा होता है, तो यूनिपेरेंटल होता है। और जो लैंगिक जनन होते हैं वे बायपेरेंटल होते हैं। और यह प्रायः एक कोशिकीय जीवों में होता है, पहले ही बताए थे। जो मोनोरेंस तथा प्रोटिस्टा या प्रोटिस्टस में, इसके अलावा या स्पोंगस तथा उसके बाद ये क्या है कोलेंट्रेट्स ये जो है ना ये इसमें पाया जाता है। ये आप नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है परंतु यह उच्च श्रेणी के जंतुओं में अनुपस्थित होता है। तो ये 2 जंतुओं में पाया जाता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न था कि मुकुलन जो है ना अलैंगिक जनन का मुकुलन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देने के लिए। तो मुकुलन जनन जो है वह कुछ जीवों में अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार है जिसमें संतति की उत्पत्ति कायक प्रवर्ध द्वारा होती है, जैसे ईस्ट, हाइड्रा इत्यादि। उसके बाद तीसरा प्रश्न का आंसर है कि कलोन का निर्माण जो है ना एकल पैरेंट द्वारा अलैंगिक जनन विधि से होता है। अतः ये अकार्यकी तथा आनुवंशिक रूप से समान होते हैं और एक दूसरे का कार्बन कॉपी भी कहलाते हैं। उसके बाद द्विखंडन एवं बहुखंडन में अंतर पूछा गया था, तो इसके निम्नलिखित अंतर है। ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये आपको याद ही कर लेना है। जो द्विखंडन होते हैं इसमें 2 संतान की उत्पत्ति होती है, इसमें 2 संतान की उत्पत्ति होती है द्विखंडन में। और इसमें जो है ना इसमें कई संतान की उत्पत्ति होती है, अर्थात 2 से अधिक की संतान की उत्पत्ति होती है। इसमें केंद्रक निकाय का एक ही बार विभाजन होता है, इसमें केंद्रक निकाय का जो एक ही बार विभाजन होता है, जैसे अमीबा में हो गया। उसके बाद इसमें केंद्रक निकाय का बारंबार विभाजन होता है। फिर है इसमें कोई भी अवशोषी भाग नहीं बचता है, इसमें अवशोषी भाग शेष बच जाता है। उसके बाद है यह अनुकूल परिस्थितियों में होता है, यह अनुकूल तथा विपरीत दोनों परिस्थितियों में होता है। इसमें जीवों में अमरत्व आता है, मतलब वह जो इमॉर्टल होता है, इमॉर्टलिटी उसमें होता है। उसके बाद इसमें अमरत्व का अभाव होता है, अर्थात ये हमेशा के लिए जिंदा नहीं है। देखिए जैसे ये अमीबा है, ये 2 भागों में टूट जाएगा, फिर ये जीव 2 भागों में टूट जाएगा, तो ये हमेशा ये क्रिया चलते रहेगा, जिस कारण से ये अमर होता है, एक तरह से कह सकते हैं।
इसके उदाहरण में बैक्टीरिया, पैरामीशियम, अमीबा हो गया। उसका इसका उदाहरण होता है प्लाज्मोडियम। तो इस तरह से जो है इसका पार्ट 1 समाप्त हुआ। पार्ट 2 में हम लोग लैंगिक जनन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।